नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। मौर्यकालीन इतिहास हम पढ़ रहे थे और पिछली क्लास में हमने अशोक के अभिलेख पढ़ना प्रारंभ कर दिया था। ठीक है। और अशोक के अभिलेखों में हमने बेसिक परिचय देखा, जिसमें अभिलेख की परिभाषा देखी और अभिलेखों का महत्व देखा, है ना। इसके अलावा अभिलेखों से जो है आ, अभिलेखों की खोज, अशोक के अभिलेखों की खोज किसने की और किसने उनको पहली बार पढ़ा, ये हमने पढ़ लिया था। ठीक है। उससे आगे का इतिहास आज हम पढ़ेंगे। मैं हेडिंग डाल देता हूँ आज की क्लास की, अशोक के अभिलेख। वही हम पढ़ रहे थे, वही हेडिंग आज की रहेगी, अशोक के अभिलेख, है ना। अशोक के अभिलेख। ठीक है। अशोक के अभिलेख ये हम पढ़ रहे थे। और प्रथम बार जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में दिल्ली टोपरा अभिलेख जो था अशोक का, उसको इसने पढ़ा था। और जो ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है, तो ब्राह्मी लिपि का पहला वाचन इस समय किया गया था। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। ठीक है। आप लोग बढ़िया तरीके से पढ़ रहे होंगे, आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है। आप कमेंट जरूर किया करें, जो भी मेरी क्लास देख रहे हैं विद्यार्थियों, जरूर कमेंट किया करें। आप लोगों से सिर्फ मैं कमेंट मांगता हूँ। अन्य टीचर्स आपसे पैसे मांगते हैं, शेयर करना मांगते हैं, सब्सक्राइब करना मांगते हैं, लाइक करना मांगते हैं। मैं सहज रूप में आपसे कभी ये नहीं कहता कि आप मेरा चैनल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। लेकिन कमेंट करने की मैं इसलिए कहता हूँ कि आप कमेंट तब ही करोगे तब आप उसमें कुछ देखोगे, और देखोगे इसका मतलब आपको कुछ समझ में आएगा, तब ही आप कमेंट करते हो। जिसको कुछ भी समझ में नहीं आता ना, वो कुछ भी कमेंट नहीं करता, अच्छा या बुरा। आप अच्छा या बुरा कोई भी कमेंट करते हैं, इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है और कहीं न कहीं एक अड़चन पैदा हुई, जिसने आपके मन में एक विक्षोभ पैदा किया और उसकी वजह से आपने कमेंट किया। ऐसा भी संभव है कि आपको पूरा ही समझ में आ जाए, इसलिए भी कमेंट ना कर रहे हो, तो भी आप कमेंट ज़रूर करना। और संभव ये भी है कि आपको कुछ भी समझ में ना आए, तो भी आप कमेंट ना कर रहे हो। ऐसी स्थिति हो तो भी आप कमेंट करना कि सर कुछ भी समझ में नहीं आया, तो मैं मेरा टीचिंग मेथड बदलूँगा। और सब कुछ समझ में आ रहा हो तो भी आप कमेंट करना। उससे क्या होगा कि मेरे अंदर एक मोटिवेशन पैदा होगा कि चलो, मेरे द्वारा पढ़ाया गया आप लोगों को समझ में तो आ रहा है ना। और आपको ज़रूर ये हेल्पफुल होगा। ज़रूर हेल्पफुल क्या, मैं तो यही कहूँगा कि मेरा कंटेंट पढ़ लेना बढ़िया से, बस आपका काम हो जाएगा। इतिहास विषय की कोई भी एग्ज़ाम हो, आप इस कंटेंट को पढ़ लेना, पिछले साल के पेपर पढ़ लेना, आपका काम हो जाएगा। हो सके तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना, बस इतना कर लेना। टेस्ट सीरीज भी मैं लेके आने वाला हूँ, बस 2-4 दिन में। आप थोड़ा सा वेट करें। बन गया है ऐप। ऐप का नाम नहीं बताऊंगा, प्ले स्टोर पे आ भी गया है, वरना इस नाम से नहीं है जिस नाम से आप चैनल देखते हैं। दरअसल इस नाम से डोमेन उपलब्ध नहीं था, इस नाम से किसी का ऐप ऑलरेडी बना हुआ था, इसलिए इस नाम से ऐप नहीं है। ऐप का नाम अलग है, वो मैं आपको स्पेशली बताऊंगा। अभी उस पर ट्रेनिंग चल रही है। ट्रेनिंग भी हो ही गई है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मैं उसको सीख रहा हूँ अभी। इस वजह से थोड़ा सा जो है डिस्टर्बेंस भी हो रहा है, क्लासेस समय पर नहीं नहीं आ पा रही हैं। ठीक है। तो जल्द सब कुछ ठीक ठाक होगा और आप लोगों के लिए ये एक अच्छी खबर होगी, क्योंकि मार्केट में मैं देखता हूँ टेस्ट सीरीजों के 1500-1500 रुपये लिए जा रहे हैं। लूटा जा रहा है स्टूडेंटों को, बेरोजगारों को लूटा जा रहा है। और लोग इस तरीके से स्टूडेंटों को गुमराह करते हैं। वो ये कहते हैं कि आप जो है मार्केट में फुटबॉल मत बन जाना, आप किसी के ग्राहक मत बन जाना, सारे लोग आप लोगों को ग्राहक बनाने पे तुले हैं। ऐसी ऐसी मीठी मीठी चुपड़ी चुपड़ी बातें करके और स्टूडेंटों को वो स्वयं अपना ग्राहक बना लेते हैं और उनके भविष्य के साथ बड़ा ही खिलवाड़ करते हैं। क्योंकि जिनका नाम बड़ा है उनके काम बड़े नहीं हैं, और जिनके काम बड़े हैं उनका जो है नाम बड़ा नहीं है। दरअसल इस नाम, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे कारण ये है कि जिस व्यक्ति का नाम बड़ा हो जाता है ना,
उसकी कलम छूट जाती है उसके हाथ से, और वो फिर इतना अपने आप को इतना व्यस्त बना देता है कि उसका जो काम है ना वो कोई और ही करता है, वो स्वयं नहीं करता। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जिसका नाम बड़ा है उसका काम बड़ा नहीं है, क्योंकि उसका काम अब वो स्वयं नहीं करके और कोई और कर रहे हैं, और जब कोई और करते हैं तो काम में कितनी क्वालिटी होगी ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस बात का आप ज़रूर ख्याल रखना कि जो व्यक्ति या जिस व्यक्ति का नाम बड़ा है ना, वहाँ पे काम आपको उस लेवल का नहीं मिलेगा। इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग मेरे भी ग्राहक मत बनो यदि मेरे अंदर क्वालिटी नहीं है। आप मार्केट में जाइए, बढ़िया तरीके से मार्केट की क्वालिटी को देखिए कि कहाँ पे कैसी तैसरी चल रही है, कहाँ पे कौन सा कोर्स पढ़ाया जा रहा है, उस कोर्स की कीमत क्या है। और मैं तो यही कहूँगा, पहले आप कीमत पे मत जाना, पहले आप सबसे पहले प्रायोरिटी आप क्वालिटी को देना। जहाँ पे क्वालिटी बेहतर हो वहाँ पे आप चले जाना, भले ही कीमत कुछ ज़्यादा चुकानी पड़े, क्योंकि ये हमारे जीवन का सवाल है। ये हमारी जीवन का सवाल है, और यदि हम मतलब पैसे के चक्कर में क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर बैठे, तो ये मान के चलना कि आप भविष्य के साथ खिलवाड़ कर बैठे। आप स्वयं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर बैठे, है ना? इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप किसी की भी टेसरी जॉइन करें, किसी का भी कोर्स जॉइन करें, कहीं से भी किसी के भी ग्राहक बने, तो आप सबसे पहले क्वालिटी चेक करना कि उसकी क्वालिटी क्या है। किसी के नाम पे सीधा मत जाना, वरना वो सामने वाला बस एक नाम के रूप में ऐसे बहरूपिये इस मार्केट में बैठे हुए हैं कि आप लोगों को पता ही नहीं चलने देंगे कि कब और आपको छल लेंगे, आपको अपना ग्राहक बना लेंगे। ऐसे बहरूपियों में एक बंदा मैं भी हो सकता हूँ, ये भी आप ख्याल रखना। मेरी बातों पे विश्वास मत करना। देखो, मैं एकदम साफ और स्पष्ट कह रहा हूँ, और ये बात कि मैं साफ और स्पष्ट कहता हूँ, प्रत्येक बंदा कहता है, मार्केट का प्रत्येक बंदा कहता है, फिर भी मैं कह रहा हूँ, आप विश्वास करना मेरी बात पर। और ये विश्वास करना कि सामने वाले पे विश्वास तब ही करना है तब उसकी क्वालिटी को मैं परखूं, बिना क्वालिटी परखे विश्वास मत करना। ठीक है, तो चलिए, ये हो गई बातें। आप आपके हित की बातें हैं विद्यार्थियों, आप स्वीकारेंगे तो अच्छा लगेगा आप लोगों को, और ये आपके भविष्य के साथ भी अच्छा करने वाला फैसला होगा यदि आप ऐसा करते हैं तो। चलिए, मैं पिछली जो क्लास थी उससे सीधा आज की क्लास को कनेक्ट करता हूँ। पिछली क्लास में मैंने छोड़ा था कि पहली बार अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का काम 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने किया था, दिल्ली टोपरा के अभिलेख को पढ़कर। और हाँ, उसमें जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था कि जो देवानाम प्रियदर्शी है, उसकी साम्यता उसने श्रीलंका के राजा तिस्य से बिठाई थी, है ना? उसने क्या कहा था कि ये जो अभिलेख हैं इसके अंदर जो देवानाम प्रियदर्शी का नाम आ रहा है, यह श्रीलंका का राजा तिस्य है। यानी कि कर्नल जेम्स टॉड ने इन अभिलेखों को अशोक का नहीं बताया, किसका बताया? श्रीलंका के राजा तिस्य का बताया। मगर आगे चल के टर्नर महोदय ने, और जब श्रीलंका के साहित्य का अर्थात सिंगली अनुश्रुतियों का जब गहन अध्ययन किया, तब उसने ये बताया कि ये जो अभिलेख हैं वो अशोक के हैं, और ये देवानाम प्रियदर्शी अशोक ही है, मौर्य शासक अशोक है, न कि श्रीलंका का शासक तिस्य। सॉरी। मगर इतनी बात तो यहाँ तक हुई, लेकिन जब 1915 में और बीडल महोदय ने और मास्की का लेख जब खोजा, तो सारा सब कुछ स्पष्ट हो गया, क्योंकि मास्की के लेख में अशोक का नाम अशोक ही हमें मिलता है, और अशोक का नाम मिल जाने से यह भेद खुल गया कि यह देवानाम प्रिय व प्रियदर्शी नाम का जो शासक है वो कोई और नहीं, मौर्य शासक अशोक ही है, और ये सारे अभिलेख जो हैं वो अशोक के ही हैं। ठीक है, ये यहाँ तक की बात हम अशोक के अभिलेखों को किसने पढ़ा उस वाले टॉपिक में ही हम लिखना चाहेंगे। पिछले क्लास में हमने इन बातों को छोड़ दिया था, तो उन बातों को मैं आज लिख रहा हूँ। ठीक है, और उसके बाद हम लिपि को पढ़ेंगे, भाषा को पढ़ेंगे, है ना, और फिर अशोक के अभिलेखों पर
आ जाएंगे। अभी ये अशोक के अभिलेखों का परिचय चल रहा है ना, मैं फिर बता देता हूँ आपको। अब हेडिंग डालते हैं सबसे पहले किसने पढ़ा था, ये आपने तो हेडिंग डाल रखी है, आप मत डालना, मैं डाल देता हूँ, मतलब किसने पढ़ा था। चलो मैं डाल के भी क्या करूँगा, मैंने ऊपर डाल रखा है अशोक के अभिलेख। कल जहाँ छोड़ा था ठीक वहीं से लिखना प्रारंभ करना, पैराग्राफ भले ही बदल देना। तो हम यहाँ पर लिखने प्रारंभ करेंगे। जेम्स प्रिंसेप ने जेम्स प्रिंसेप ने जेम्स प्रिंसेप ने देवानाम प्रिय देवानाम प्रिय प्रियदर्शी देवानाम प्रिय प्रियदर्शी की की साम्यता श्रीलंका के शासक शिष्य से बिठाई शिष्य से बिठाई श्रीलंका के शासक शिष्य से, और देवानाम प्रिय प्रियदर्शी की साम्यता बिठाई थी। किसने? जेम्स प्रिंसेप ने, है ना। जेम्स प्रिंसेप ने एंटीक्विटीज नाम से एक पुस्तक भी लिखी थी, ये भी ध्यान रखना, एंटीक्विटीज नाम से, है ना। और एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजपुताना नाम से कर्नल जेम्स टॉड ने लिखी थी, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे मगर टर्नर ने मगर टर्नर ने जब सिंगली अनुश्रुतियों, है ना, सिंगली अनुश्रुतियों का अध्ययन किया तो पाया कि देवानाम प्रिय प्रियदर्शी मौर्य शासक अशोक ही है। मौर्य शासक अशोक ही है। मौर्य शासक अशोक ही है, ठीक है। मतलब टर्नर महोदय ने यह पाया श्रीलंका के साहित्य का अध्ययन करने के बाद, सिंगली अनुश्रुतियों का अध्ययन करने के बाद, कि देवानाम प्रिय प्रियदर्शी श्रीलंका का शासक तिष्य नहीं है, बल्कि मौर्य शासक अशोक ही है। मगर इसका पूर्ण रूप से खुलासा कब हुआ? जब बीडल ने 1915 में मास्की का लेख खोजा था। और मास्की के लेख की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि उसमें अशोक का नाम अशोक मिलता है। 3 अभिलेख अन्य ऐसे भी हैं जिनमें भी अशोक का नाम अशोक मिलता है। वो कौन से हैं, उनका नाम आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, क्योंकि मैं चारों लेखों के नाम लिखा चुका हूं जिनमें अशोक का नाम अशोक मिलता है। वह रायो अशोक भी एक जगह नाम मिलता है, वो कहाँ मिलता है वो भी आप बताएंगे। वो मैं कम से कम 2 बार तो उसको भी लिखा चुका हूँ, ठीक है। तो चलिए मैं आगे में लिखता हूँ। 1915 में बीडल ने जब मास्की लेख खोजा तो सब भेद खुल गया क्योंकि इस लेख में अशोक का नाम मिल गया, ठीक है। तथा यह
स्पष्ट हो गया कि यह स्पष्ट हो गया कि ये अभिलेख अशोक के ही हैं, अशोक के ही हैं, ये अभिलेख अशोक के ही हैं। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे, मतलब बीडल ने जब मास्की के लेख को खोजा 1915 में, तब जाके ये स्पष्ट हो पाया था कि ये जो अभिलेख हैं वो अशोक के ही हैं और देवानामप्रिय प्रियदर्शी कोई और नहीं, मौर्य शासक अशोक ही है। ठीक है, ये उपाधि कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, ये आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो ये था अशोक के अभिलेखों को पढ़ने को लेकर जो बातें थी वो हमने यहाँ पे की। ठीक है, अब मैं आपको पढ़ाता हूँ अशोक के अभिलेखों की लिपि कौन सी थी, उसके बारे में मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा। ठीक है, तो विद्यार्थियों, अशोक के अभिलेखों की जो लिपियाँ मिलती हैं वो 4 मिलती हैं, है ना। प्रमुख रूप से प्रमुख के 4 ही हैं। प्रमुख तो ब्राह्मी थी, ब्राह्मी लिपि में ही अधिकांश जो अशोक के अभिलेख थे वो लिखे गए थे। सभी स्तंभ लेख, सभी गुहा लेख व अधिकांश वृहद शिलालेख जो थे वो अशोक के ब्राह्मी लिपि में ही लिखे गए थे। इसके अलावा खरोष्टी लिपि में भी थे, कुछ अरेमाइक लिपि में भी थे और कुछ ग्रीक लिपि में भी थे। ठीक है, तो इस प्रकार से ब्राह्मी, खरोष्टी, अरेमाइक और ग्रीक, इन 4 लिपियों में, ध्यान रखना लिपि शब्द ध्यान रखना, 4 लिपियां हैं। जबकि भाषा की बात करेंगे तो 3 ही भाषाएं आएंगी, ये ध्यान रखना, है ना। खरोष्टी और ब्राह्मी ये दोनों लिपियां हैं, न कि भाषा। लेकिन ग्रीक और अरेमाइक ये दोनों लिपियां भी हैं और दोनों भाषाएं भी हैं। इसलिए अशोक के अभिलेख ग्रीक, अरेमाइक ये दोनों भाषाओं में तो थे ही, साथ में प्राकृत भाषा में भी थे। तो अशोक के अभिलेखों की भाषा पूछे तो उसमें उत्तर आएगा 3। कौन कौन सी? प्राकृत और अरेमाइक और ग्रीक, 3 भाषा आएंगी। जबकि लिपि पूछे तो 4 आएंगी। ऐसी स्थिति में प्राकृत नहीं आएगा, क्योंकि प्राकृत क्या है? लिपि नहीं है, भाषा है। प्राकृत भाषा है। लिपियां 4 हैं। कौन कौन सी? ब्राह्मी, खरोष्टी, अरेमाइक और ग्रीक। ठीक है, ये आपको बढ़िया तरीके से ध्यान में रखना है। अधिकांश स्टूडेंट यहाँ पे गच्चा खा जाते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे बढ़िया तरीके से याद रखना है। ठीक है, गच्चा यहाँ खाते हैं, वहाँ पे सवाल आता है कि अशोक के अभिलेखों की भाषा कौन सी नहीं है। फिर ऑप्शन में होगा ब्राह्मी, प्राकृत, अरेमाइक, ग्रीक। तो सब कंफ्यूजन हो जाते हैं कि यार ब्राह्मी तो मुख्य ही है, ब्राह्मी में तो अधिकांश लेख मिले ही हैं, लेकिन वो ये ध्यान नहीं लगाते कि ये ब्राह्मी में अधिकांश मिले तो हैं, लेकिन ब्राह्मी क्या है? ब्राह्मी लिपि है या भाषा है ना। तो आपको ये बढ़िया तरीके से ध्यान में रखना है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लिपि। ठीक है, लिपि हम पढ़ेंगे। लिपि, लिपि तो आप जानते ही होंगे, किसी भी भाषा को लिखने के लिए, प्रतीकाक्षरों में प्रदर्शित करने के लिए जिन प्रतीकों का या जिस आकृति का इस्तेमाल किया जाता है, उस आकृति को या उस प्रतीक को लिपि कहते हैं, है ना। जैसे हम क शब्द को इस प्रकार से लिखते हैं, ये जो डिज़ाइन है, ये डिज़ाइन ये कहलाती है लिपि, है ना। ये डिज़ाइन क्या कहलाती है? लिपि, है ना। जैसे ये भी क है ना, ये के है, ये लिपि अलग है, ये लिपि अलग है ना। भाषा तो देखो, जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ, जैसे हम लिखते हैं ना, हम जैसे व्हाट्सएप पे अधिकतर टाइप करते हैं कि क्या कर रहे हो, तो हम लिख देते हैं KYA, क्या, KR लिख देते हैं, कर रहे में RHE लिख देते हैं, रहे हो में हो लिख देते हैं। तो अब ये जो भाषा है ना, भाषा कौन सी है? हिंदी भाषा है ये, है ना। ये कौन सी भाषा है? हिंदी है। लेकिन लिपि कौन सी है? लिपि अंग्रेजी है ना। देवनागरी लिपि नहीं है ना। ये फर्क है, आप समझ गए होंगे। वैसे ये मेरा विषय है भी नहीं, सामान्य हिंदी जब आप पढ़ते हैं तो उसमें ज़रूर पढ़ते होंगे। लिपि की परिभाषा बताना मेरा उद्देश्य नहीं है, फिर भी मैंने आपको समझा दिया है लिपि और भाषा में अंतर। ठीक है,
अब मैं बात कर लेता हूँ अशोक के, हाँ, लिपि की बात कर लेता हूँ, सॉरी। अशोक के अभिलेखों अशोक के अभिलेखों की लिपि प्रमुख रूप से चार थी। प्रमुख रूप से चार चार थी, ठीक है। प्रमुख रूप से चार थी, है ना। कौन कौन सी थी, अब इसमें मैं बात कर लेता हूँ। एक नंबर पे ब्राह्मी की ही बात करेंगे हम, ब्राह्मी, ठीक है। ब्राह्मी लिपि की, ब्राह्मी लिपि की मैं बात कर लेता हूँ। तो ब्राह्मी लिपि जो थी वो एक तो बाएं से दाएं लिखी जाती थी, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, यह बाएं से दाएं लिखी जाती थी। हमारी लिपि भी कैसे लिखी जा रही है, बाएं से हम लिखते हैं और दाएं तक चलते हैं ना, ऐसे ही चलते हैं। तो ये ब्राह्मी लिपि की विशेषता है ना। हम जो लिख रहे हैं वो, बाकी हमारी लिपि कौन सी है, देवनागरी है, ठीक है। यह बाएं से दाएं लिखी जाती थी और अशोक के अधिकांश अशोक के अधिकांश अभिलेख अशोक के अधिकांश अभिलेख इसी लिपि में इसी लिपि में अशोक के अधिकांश अभिलेख इसी लिपि में लिखे गए थे, लिखे गए, है ना, लिखे गए। सभी सभी स्तंभ लेख, सभी गुहालेख, सभी स्तंभ लेख, सभी गुहालेख व अधिकांश अधिकांश वृहद शिलालेख, अधिकांश वृहद शिलालेख इसी लिपि में लिखे गए, ठीक है। वृहद शिलालेख और अधिकांश वृहद शिलालेख, है ना। कुछ शिलालेख ऐसे हैं जो अन्य लिपियों में भी हैं, अरेमाइक है, ग्रीक है ना। जैसे शार एक कोना का जो लेख है वो तो शायद लघु लेख ही है, वो हमारे लिखा गया है किसमें, क्या नाम से, ग्रीक और अरेमाइक दोनों में है, ठीक है। और अरेमाइक भाषा के जो मिलते हैं वो हमको मिलते हैं लगमान से, जो लेख मिले हैं लगमान अफगानिस्तान से, वो हमको अरेमाइक में मिले हैं। जबकि शाहबाज गढ़ी व मान सेहरा के जो लेख हैं वो हमको खरोष्ठी में मिले हैं, है ना। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो देखो, ये हो गया हमारा ब्राह्मी लेख, ब्राह्मी लिपि की के बारे में, है ना। अब मैं 2 नंबर पे लिखता हूँ खरोष्ठी लिपि, ठीक है। खरोष्ठी खरोष्ठी लिपि, खरोष्ठी लिपि जो है विद्यार्थियों, ये ब्राह्मी की ठीक उल्टी थी। ब्राह्मी बाएं से दाएं चलती थी, खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ दाएं से बाएं लिखी जाती थी, ठीक है। दाएं से बाएं लिखी जाती थी, एक बात। दूसरी बात मैं यहाँ पे लिखूँ तो हम लिख सकते हैं खरोष्ठी लिपि के बारे में कि मानसेहरा जो हमको मिलता है पाकिस्तान के हजारा ज़िले में, है ना, मानसेहरा। और पाकिस्तान के ही पेशावर में है शाहबाज गढ़ी। यहाँ से जो दो लघु शिलालेख मिले हैं, वहाँ से वहाँ से जो लेख मिले हैं, लघु शिलालेख हैं या वृहद हैं, वो हम अगली क्लास में जिक्र करेंगे ना। आप ऐसे कंफ्यूज मत होना यहाँ पे, क्योंकि बड़ा लोचा है यहाँ पे। स्तंभ लेख में भी लघु और वृहद हैं और
शिलालेख में भी लघु और बृहद है, उसके अलावा गुहा लेख अलग है, तो आप बड़े ही कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी आप बस इतना ध्यान रखना कि कौन सा लेख किस भाषा में है, ठीक है। अब वो लघु है या दीर्घ है, वो मैं अगली क्लास में बढ़िया तरीके से डिफाइन करूँगा, तो आपकी सारी जो शंका के बादल हैं वो छट जाएंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे जो है मैं जितना बता रहा हूँ उतना ही आप तैयार करते जा रहा। तो मानसेहरा और शाहबाजगढ़ी के जो लेख हैं वो खरोष्टी लिपि में हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ मानसेहरा, मानसेहरा लेख। मानसेहरा एक स्थान है जहाँ से कुछ लेख मिले हैं। मानसेहरा का स्थान पड़ता है हमारे मानसेहरा जो है हज़ारा ज़िले में पाकिस्तान में पड़ता है ना, हज़ारा पाकिस्तान, ठीक है, हज़ारा पाकिस्तान। और एक तो ये, दूसरा है शाहबाजगढ़ी, शाहबाजगढ़ी, सॉरी, शाहबाजगढ़ी। शाहबाजगढ़ी का जो लेख मिला है, शाहबाजगढ़ी लेख, ये मिला है हमको पेशावर पाकिस्तान से, पेशावर पाकिस्तान, ठीक है, पेशावर पाकिस्तान से मिला है, ठीक है। तो ये दोनों लेख हैं वो खरोष्टी लिपि में हैं, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, कई बार पूछ लेते हैं इस प्रकार का सवाल, ठीक है। तो आपको बढ़िया तरीके से ध्यान में रखना है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा इशारा कर देता हूँ कि ये दोनों लेख खरोष्ठी में हैं, खरोष्ठी लिपि में हैं, ये दोनों लेख खरोष्ठी लिपि में हैं, इतना आपको ध्यान में रखना है खरोष्ठी लिपि के अंदर, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ अरेमाइक की, अरेमाइक लिपि की, ठीक है। तो तीसरे नंबर पे आप हेडिंग डाल दीजिए विद्यार्थियों, अरेमाइक लिपि, ठीक है, अरेमाइक लिपि, ठीक है। अरेमाइक लिपि, इस लिपि के दो लेख हमको मिले हैं, दो लेख मिले हैं, ध्यान रखना, अरेमाइक लिपि के दो लेख हमको मिले हैं, दोनों ही लगमान से मिले हैं। लगमान जो है अफगानिस्तान में पड़ता है ना, अफगानिस्तान में पड़ता है। अफगानिस्तान के भी एक लगमान के अंदर एक क्षेत्र है लंपक, लंपक से जो है, लंपक क्षेत्र से हमको लगमान फर्स्ट लेख मिला है। लेख यहाँ लगमान से दो लेख मिले हैं, एक को लगमान फर्स्ट और एक को लगमान सेकंड बोलते हैं। तो लगमान फर्स्ट जो है वो हमको लंपक क्षेत्र से मिला है, जिसको लंपक क्षेत्र को जो है पुल ए दुरहांत भी कहा जाता है ना, पुल ए दुरहांत भी कहा जाता है, वहाँ से हमको मिला है। और जिसमें संभवतः दो भाषाओं का प्रयोग किया गया है, ध्यान रखना, एक तो भाषा है यहाँ पे अरेमाइक, है ना, अरेमाइक भाषा, लिपि तो अरेमाइक है ही, भाषा भी अरेमाइक है, साथ में ही मगध के क्षेत्र में बोली जाने वाली प्राकृत भाषा का उल्लेख भी संभवतः इस लेख में हुआ है, इसलिए लगमान फर्स्ट के लेख को द्विभाषी लेख माना जाता है, ठीक है, लगमान फर्स्ट को द्विभाषी लेख माना जाता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लंपक, लंपक एक क्षेत्र है, लंपक, है ना, जिसको पुल ए दुरहांत भी कहा जाता है, पुल ए दुरहांत, ठीक है। लंपक क्षेत्र से, लंपक क्षेत्र से लंपक क्षेत्र से लगमान फर्स्ट लेख मिला है, लगमान फर्स्ट लेख मिला है। लगमान, लगमान भी एक जगह है अफगानिस्तान में, है ना, और इस लगमान के अंदर भी एक स्थान है लंपक, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। लगमान का मैं यहाँ पे अफगानिस्तान लिख देता हूँ, AFN लिख देता हूँ, आप समझ जाना, AFN मतलब अफगानिस्तान है, ठीक है, यहाँ से मिला है। इस लेख में संभवतः यह लेख द्विभाषी है, यहाँ पे लिखेंगे हम, देखो एग्जैक्ट पता नहीं चल पाया है, लेकिन
हम बताते हैं या इतिहासकार बताते हैं, संभवतः यह लेख द्विभाषी संभवतः यह लेख द्विभाषी है संभवतः यह लेख द्विभाषी है जिसमें द्विभाषी है जिसमें जिसमें अरेमाइक भाषा व मगध क्षेत्र में बोली जाने वाली प्राकृत भाषा का उपयोग हुआ है। ठीक है, मगध क्षेत्र में बोली जाने वाली प्राकृत भाषा का उपयोग हुआ है, इतना आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और यहाँ से ही यानी कि लगमान फर्स्ट से ही लगमान से ही एक और लेख मिला है जो कि पूर्ण रूप से अरेमाइक भाषा में ही है, उसको लगमान 2 लेख के नाम से जाना जाता है। ये भी बात मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा। लगमान सेकंड है ना, 2 या लगमान सेकंड लेख अरेमाइक भाषा में है। अरेमाइक भाषा व लिपि में है ना, लिपि तो है ही है अरेमाइक दोनों की, लेकिन भाषा भी है, भाषा व लिपि में है। ठीक है, भाषा व लिपि में है, इतना आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अशोक के अभिलेखों की लिपि हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने ब्राह्मी लिपि पढ़ा, खरोष्ट लिपि पढ़ा और अरेमाइक लिपि पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं ग्रीक लिपि। ठीक है, वो पढ़ेंगे हम अगली स्लाइड पे। तब तक विद्यार्थियों आप इसको बढ़िया तरीके से उतारें, इसका स्क्रीनशॉट लें या आपकी कॉपी में उतार लें। ठीक है, आपने उतार लिया होगा। अब मैं इसको मिटा देता हूँ और हम आते हैं अब अगली स्लाइड पे। मैं इसको मिटा रहा हूँ, जिसमें हमने जो है 3 लिपियों को पढ़ लिया है, चौथी लिपि ग्रीक लिपि पढ़ेंगे अब हम, है ना। तो चलिए विद्यार्थियों, मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, ग्रीक लिपि भी है और ग्रीक भाषा भी है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, और जो सार एक कोना है कंधार अफगानिस्तान में, वहाँ से एक लेख मिला है जो कि ग्रीक भाषा व लिपि, वहीं अरेमाइक भाषा व लिपि दोनों में है ना। मैं बात करूं तो इसमें 13.5 पंक्तियां, 13 सही 1/2 पंक्तियां तो ग्रीक भाषा में हैं और 8 पंक्तियां जो हैं अरेमाइक भाषा में हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चौथे नंबर पे मैं जो है यहाँ पे लिख देता हूँ जो है ग्रीक लिपि। ग्रीक लिपि, ठीक है, ग्रीक लिपि की मैं बात कर लेता हूँ, सॉरी, ग्रीक लिपि। ठीक है, तो ग्रीक लिपि में मैं यहाँ पे लिखूँगा कि सार ए कुना कंधार अफगानिस्तान से प्राप्त एक लेख में 2 भाषाओं का इस्तेमाल किया गया, 2 भाषा व लिपियों का इस्तेमाल किया गया है ना। तो सार ए कुना, है ना, पूछ लेते हैं कई बार, सार ए कुना ये कहाँ पड़ता है? कंधार अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान। ठीक है, सार ए कुना से प्राप्त लेख, से प्राप्त लेख ग्रीक व अरेमाइक, ग्रीक व अरेमाइक भाषा व लिपि, दोनों ही भाषा और लिपि हैं, है ना। ग्रीक भी अरेमाइक भी, ग्रीक व अरेमाइक भाषा व लिपि में लिखा गया है, लिखा गया है। ठीक है, लिखा गया है। 13 सही 1/2 यानी 13.5 पंक्तियां, 13 सही 1/2 पंक्तियां, 13 सही 1/2 पंक्तियां
ग्रीक भाषा व लिपि में है, ग्रीक भाषा व लिपि में है, वहीं वहीं 8 पंक्तियां, वहीं 8 पंक्तियां अरेमाइक अरेमाइक भाषा में हैं, अरेमाइक भाषा में हैं। ठीक है, वहीं 8 पंक्तियां अरेमाइक भाषा में हैं। ठीक है, तो विद्यार्थियों इस प्रकार से आपको ये जो है ग्रीक भाषा व लिपि का भी बढ़िया तरीके से ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये हमारे 4 लिपियां हो गई अशोक के अभिलेखों की। अब आप किसी भी कंडीशन में नहीं भूलोगे और किसी भी प्रकार का सवाल गलत नहीं करोगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। ठीक है, अशोक के अभिलेखों की भाषा और लिपि में अंतर आपको अब आना चाहिए। मैं फिर बता देता हूँ, अशोक के अभिलेखों की 4 लिपियां हुआ करती थी, जिसमें पहली मान लेते हैं हम खरोष्टी, ब्राह्मी मान लेते हैं। पहली ब्राह्मी, दूसरी खरोष्टी, तीसरी अरेमाइक, चौथी ग्रीक। ऐसा कोई क्रम निश्चित नहीं है, लेकिन ब्राह्मी को मैंने पहले नंबर पे इसलिए रखा है क्योंकि अधिकांश जो लेख हैं वो ब्राह्मी लिपि में हैं। ठीक है, भाषा की बात करें तो अधिकांश लेखों की जो भाषा है वो प्राकृत है। प्राकृत इसलिए है क्योंकि उस समय जो आम जनता थी उसकी बोलचाल की भाषा प्राकृत ही थी, और अशोक उनको आम जनता को आम जनता की भाषा में ही समझाना चाहता था। और अशोक को ये पता था कि मैं मेरी लोकल भाषा में और आम जनता की भाषा में यदि मेरी राजआज्ञाओं को लिखवाऊंगा तो जनता उनका भली तरीके से पालन कर सकती है, क्योंकि वो उनको बढ़िया तरीके से समझ जाएगी, है ना। अब देखो, आप जिस भाषा में समझ रहे हैं ना, उस भाषा में ही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अब मैं यदि अलग भाषा में आपको पढ़ाऊँ तो आपको क्या समझ में आएगा? कुछ नहीं आएगा या बहुत कम आएगा। लेकिन आपकी लोकल भाषा में यदि मैं आपको पढ़ाऊँ तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा, है ना। इसलिए आप जो है समझ सकते हैं कि अशोक ने प्राकृत भाषा में ये लेख क्यों लिखवाए थे। ठीक है, तो चलिए, ये लिपि तो हो गई, भाषा की बात मैं कर लेता हूँ, है ना। भाषा भाषा की बात मैं कर लेता हूँ। ठीक है, अशोक के अभिलेखों की भाषा की मैं बात करूं तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, अशोक के अभिलेखों की भाषा मुख्य रूप से प्राकृत थी। कुछ लेख ग्रीक व अरेमाइक में भी थे। कुछ लेख ग्रीक व अरेमाइक में भी थे। कुछ लेख ग्रीक व अरेमाइक में भी थे, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। प्राकृत भाषा में क्यों थे ये मैंने आपको बोल के बता दिया है, बताने की आवश्यकता है नहीं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे लिख देना चाहता हूँ, क्योंकि आप जब 1 महीने बाद इसको पढ़ेंगे ना तो मेरे द्वारा सुनी हुई बातें आपके जहन से निकल चुकी होंगी, और लिपिबद्ध कोई चीज़ रहती है तो उसको हम फिर से पढ़ लेते हैं, तो जो हमने पहले कोई बात सुनी थी वो फिर से याद आ जाती है और हमारा सवाल गलत नहीं होता, है ना। इसलिए मैं प्रत्येक बात को मैं भी लिखता हूँ, और आप भी फिर लिखेंगे ही। कम से कम इतनी तो शर्म आ ही जाएगी कि सर लिख रहे हैं तो हम भी लिख लें, क्योंकि आपको तो परीक्षा पास करनी है, मुझे तो ये अभी मिटा देना है ना, कुछ देर में तुरंत कुछ तो मैं आपके सामने ही मिटा देता हूँ, है ना। कितना दुख होता होगा ना कि भाई आप जैसे मान लो आपने किसी पेड़ को जन्म दिया और उसी को आप ही काट दो, कितना दुख होगा। लेकिन मुझे यहाँ पे करना पड़ रहा है कि पहले लिखूँ, पहले तो मैं मेरी रफ में लिखूँ कि मुझे पढ़ाना क्या है, पुस्तकों से पूरा मैटर कलेक्ट करूँ, है ना, और फिर आके यहाँ पे लिखूँ और इसको भी मिटा दूँ, है ना। कितना मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं मेहनत का। ठीक है, और वो भी जुलाई से कंटिन्यू चल रहा है, अभी तक 2000 घंटे की समथिंग वॉच टाइम नहीं हुआ है पूरा, है ना। तो बिना मेहनताना लिए और
6 महीने के समथिंग हो चुके हैं लगातार पढ़ाते हुए। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं स्थिति का कि क्या मेरी स्थिति रह रही होगी यहाँ पे। और आप लोग जो है एक कमेंट भी नहीं कर पाते कि सर ने कहा है तो चलो कमेंट कर दें। सर सब्सक्राइब करने की या शेयर करने की नहीं कहते तो क्या हम ही आगे से चला के और शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, सर का कुछ फ़ायदा हो जाएगा। कम से कम हमारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। मैं आपको पहले एक दो बार पहले बोला हूँ, फिर बोल रहा हूँ कि मैं यदि 5-7 मिनट का वीडियो लेकर आता हूँ ना, तो वो मुझे उतना टाइम दे देता है जितना 1 घंटे का वीडियो भी नहीं देता। अधिकांश 1 घंटे के वीडियो ने मुझे उतना टाइम नहीं दिया जितना 5 मिनट की मेरी लगभग प्रत्येक वीडियो ने दिया है। क्योंकि 5 मिनट की वीडियो को हर कोई पूरी देखता है और उस पे व्यूज़ आते हैं 200, 250, 300 तक जाते हैं, 500 तक भी गए हैं, है ना। और अपनी ये जो वीडियोज़ हैं इन पे 50-60 व्यूज़ आके रुक जाते हैं, क्योंकि टाइम देखकर हर कोई क्लिक भी नहीं करता, है ना। तो ये सब कुछ नुकसान मुझे उठाना पड़ रहा है। और 1 घंटे की वीडियो बनाने में, 1 घंटे की क्लास मुझे लेने में कितना आपको अंदाज़ा होगा कि मुझे कितना मेहनत करनी पड़ती है, जबकि 5-7 मिनट की वीडियो में कितनी मेहनत करनी पड़ेगी आप अंदाज़ा खुद लगा सकते हैं, है ना। कहने का मतलब मेरा ये है कि 5 मिनट की मैं वीडियो बनाऊँ तो वो मेरे लिए हित में ज़्यादा है, लेकिन मैं यहाँ पे मेरे हित को छोड़कर और आप लोगों के हित की खातिर देख रहा हूँ। वैसे इसमें भी मेरा हित है, ऐसा नहीं है कि मेरा हित है ही नहीं है, लेकिन प्रायोरिटी मेरी पहले आपको दे रखी है मैंने, है ना। ये बात मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, अधिकांश जो है प्राकृत भाषा में क्यों थे कि अशोक के समय अशोक के समय जनता की सामान्य बोलचाल की भाषा, सामान्य बोलचाल की भाषा सामान्य बोलचाल की भाषा प्राकृत थी, प्राकृत थी। अतः अशोक इसी भाषा में राजज्ञाएं जारी करता था ताकि आम आदमी को अच्छी तरह से राजज्ञाएं समझ आ सकें, अच्छी तरीके से और राजज्ञाएं समझ आ सकें, ठीक है। और दीर्घ काल तक इनका पालन किया जा सके, ये सब बातें अशोक के जहन में रही थी, ठीक है। एक बात मैं बताना चाहूँगा विद्यार्थियों, जो एर्रीगुडी का जो लेख मिला था हमको आंध्र प्रदेश से, वो खरोष्ठी और ब्राह्मी दोनों लिपियों में था। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा, वैसे हमको ऊपर लिख देना चाहिए था लिपियों में ही, लेकिन उस समय में और वो बात जहन में नहीं आई, तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा कि जो एर्रीगुडी आंध्र प्रदेश में है, एर्रीगुडी, ठीक है। एर्रीगुडी से एक लघु लेख मिला है ना, लघु लेख मिला है। वो किस भाषा में है, किस लिपि में है, तो वो मैं यहाँ पे लिखाना चाहूँगा। नोट डाल के आप लिख सकते हैं, नोट डाल के कि एर्रीगुडी या यारगुडी भी इसको कहीं पर मिलता है, यारगुडी लेक, है ना। ये कहाँ पड़ता है, ये जगह आंध्र प्रदेश में, एपी में पड़ती है ना, आंध्र प्रदेश से। एर्रीगुडी लेक में खरोष्ठी व ब्राह्मी दोनों लिपियों का उल्लेख, दोनों लिपियों का उल्लेख तो क्या होगा, दोनों लिपियों का प्रयोग हुआ है ना, दोनों लिपियों का प्रयोग
हुआ है। ठीक है, दोनों लिपियों का प्रयोग हुआ है। ठीक है, एर्रीगुडी या यारगुडी लेख में खरोष्ठी व ब्राह्मी दोनों लिपियों का प्रयोग हुआ है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो विद्यार्थियों ये था हमारे अशोक के अभिलेखों की लिपि व भाषा, जो हमने यहाँ पे बढ़िया तरीके से पढ़ ली है। ठीक है, अब मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार का कन्फ्यूजन आपके दिमाग में अशोक के अभिलेखों की लिपि और भाषा को लेकर रहेगा। ठीक है, किसने पहली बार पढ़ा, तो जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में पढ़ा और उसके बाद पढ़ते ही रह गए लेख, है ना। टर्नर ने पढ़ा, बीडल ने खोजा, है ना। और सबसे पहले जो खोज की थी वो टी पेंथलर ने की थी, 1750 में की थी। ठीक है, और जेम्स प्रिंसेप ने कब खोजे, 1837 में खोजे। ठीक है, तो ये हो गए अशोक के अभिलेखों का जो परिचय था वो हमारा यहाँ पर पूरा होता है विद्यार्थियों। अब हम पढ़ते हैं अशोक के अभिलेख। ठीक है, अशोक के अभिलेख पढ़ते हैं। ठीक है, तो अशोक के अभिलेखों में पहले हम शिलालेखों की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो आप इसको उतारिए, मैं इसको मिटा देता हूँ और अशोक के अभिलेखों में हम शिलालेखों की बात करते हैं। चलिए, ये मैंने यहाँ इसको मिटा दिया है। शिलालेख हेडिंग डाल दीजिए, अशोक के शिलालेख। अभिलेख को मिटा देता हूँ और अशोक के शिलालेख में यहाँ पर डाल देता हूँ ना, अशोक के शिलालेख या वृहद शिलालेख की मैं बात कर लेता हूँ, वृहद शिलालेख। ठीक है, देखो अशोक के शिलालेख जो है दो भागों में बांटे थे, एक तो थे वृहद, है ना। ये आप मत लिखना, आपने लिखा हुआ है, मैं तो फिर से लिख रहा हूँ बस वैसे ही, वृहद और लघु, आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। शिलालेखों को मैंने दो भागों में बांटा था, वृहद में और लघु में, है ना। और वृहद तो आज हम देख रहे हैं इनकी विशेषताएं, और लघु मैं बाद में करवाऊंगा। ठीक है, पहले हम वृहद पढ़ लेते हैं, फिर हम लघु पढ़ेंगे। वृहद में लघु में क्या अंतर है वो मैं बताऊंगा आपको जब लघु शिलालेख पढ़ा दूंगा तब। ठीक है, क्योंकि वृहद हम पढ़ चुके होंगे और लघु उस दिन पढ़ेंगे, इसलिए दोनों अभिलेख बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएंगे। अभी मैं वृहद को पढ़ा दूंगा और लघु को दोनों में तुलना करवाऊंगा ना, तो फिर लघु हमने पढ़ा नहीं है, वृहद तो खैर आज पढ़ लेंगे, लेकिन लघु पढ़ा नहीं है तो फिर समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं लास्ट में पढ़ाऊंगा, तो दोनों को बढ़िया तरीके से हम समझ लेंगे। अब देखिए, वृहद शिलालेख हम पढ़ेंगे, है ना। देखो, जैसा कि शब्द से स्पष्ट हो रहा है, वृहद यानी बड़ा, शिला यानी पत्थर, और लेख मतलब पत्थर पे लिखा गया कोई लेख, है ना। जैसे ये कोई एक चट्टान है या कोई शिला है, इस प्रकार से मान लीजिए ये कोई बहुत बड़ी चट्टान है। ठीक है, ये कोई बहुत बड़ी चट्टान है, शिला है ना, गोल मटोल पड़ी है ऐसे ही, तो इसके ऊपर अशोक ने जो है अपने लेख लिखवा दिए, है ना। और ये लेख थे 14। अशोक के वृहद शिलालेख कितने थे, 14 लेख थे। मतलब क्या है इनका, वृहद शिलालेख ये 14 थे। इसका मतलब ये होता है विद्यार्थियों, जैसे ये एक बड़ा सा पत्थर है, शिला है, इसके ऊपर 14 पंक्तियां लिखी हुई हैं। ये 14 पंक्तियां ही अशोक के 14 शिलालेख कहलाते हैं, ये ध्यान रखना, है ना। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14, ये 14 पंक्तियां हैं मान लीजिए, तो ये 14 शिलालेख हो गए, है ना। यानी कि अशोक ने एक, मान लो अशोक के समय पे एक पत्थर की शिला थी तो उसके ऊपर 14 पंक्तियां लिखवा दी, अपने आदेश जो थे उनको 14 पंक्तियों में लिपिबद्ध कर दिए। ये 14 पंक्तियां ही 14 शिलालेख कहलाई, ये बात आपको ध्यान में रखनी है सबसे पहले। अब बात ये आती है कि ये क्या एक ही पत्थर पे लिखवाई गई थी या अलग अलग पत्थरों पे लिखवाए गए थे, या मतलब कितने स्थानों पर ये लिखवाए गए थे। एक ही स्थान पर लगवाया था, राज दरबार में ही लगवाया गया था, या शहर में कहीं बाहर भी लगवाया गया था। तो मैं आपको बता दूं, ये 14 पंक्तियां एक ही पत्थर पे लिखी, और ऐसे पत्थरों की संख्या हमें लगभग अब तक जो खोजी गई है वो है 10, है ना। 10 स्थानों से ऐसे पत्थर मिले हैं जिन पर ये 14 बातें लिखी हुई थी। ठीक है, यानी कि एक पत्थर है,
ये मान लीजिए पत्थर को आप कागज मान लीजिए फिलहाल, ठीक है, एक कागज लिया, उस पर 14 बातें लिखी और उसकी 10 फोटो कॉपी करवा दी एक तरीके से, है ना। तो ये टोटल कितने हो गए, 10 हो गए। मतलब एक तो कागज लिया, उस पर लिखा, 9 फोटो कॉपी करवा दी हो, तो टोटल एक मूल सहित और 9 फोटो कॉपी, टोटल कितने हो गए, 10 हो गए, और उनको 10 स्थानों पर जाकर लगा दिया गया हो, है ना। ऐसा ही इसमें हुआ। मतलब एक पत्थर है और उस पर 14 बातें हैं, ये 14 बातें ही 14 शिलालेख कहलाते हैं, ठीक है, जो कि 10 स्थानों से हमको मिले हैं। समझ गए होंगे आप। लेकिन अब देखिए हमें जो मिला है उनमें कुछ गड़बड़ मिली है। कुछ गड़बड़ मतलब ये 14 की 14 बातें, तो सिर्फ एक ही अभिलेख ऐसा मिला है, गिरनार जो गुजरात वाला, सॉरी, 1822 में कर्नल टॉड ने खोजा था, सॉरी, वहाँ से ही हमको ये 14 बातें मिली हैं। मतलब एक ही ऐसा अभिलेख मिला है जिसमें पूरी की पूरी 14 बातें समाहित हैं। अन्यथा किसी न किसी लेख में जो है किसी में कौन सी लाइन नहीं है, किसी में कौन सी लाइन नहीं है ना, कहीं पे क्या नहीं है, इस प्रकार से प्रत्येक अभिलेख पूरा नहीं है। गिरनार अभिलेख हमको पूरा मिला है। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो आप बढ़िया तरीके से जो है आप इसको समझ गए होंगे। और मैं बताऊं आपको, इसके अलावा धौली व जौगड़ दो ऐसे स्थान हैं उड़ीसा में, वहाँ से हमको 11, 12 व 13वें नंबर की, है ना, जैसे मैं बताऊं धौली और जौगड़ की बात, जैसे ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी पंक्तियां गिरनार से तो हमको मिलती हैं। तो आप ये मान लीजिए कि ये गिरनार का क्या है, लेख है, पूरा गिरनार का वृहद शिलालेख है। मगर धौली व जौगड़ की क्या स्थिति है, ये धौली व जौगड़ की मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, धौली व जौगड़, है ना। धौली व जौगड़ की क्या स्थिति है कि ये जो तीनों लेख हैं वो यहाँ पर नहीं मिलते। धौली व जौगड़ से बाकी के तो मिलते हैं, लेकिन 11, 12, 13वें नंबर के नहीं मिलते। इन तीनों के स्थान पर हमको वहाँ पर दो अलग लेख मिलते हैं, जिनको कलिंग प्रज्ञप्ति के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, कलिंग प्रज्ञप्ति के नाम से जाना जाता है, ठीक है। वहीं सौपारा महाराष्ट्र एक स्थान है, सौपारा महाराष्ट्र के अंदर, वहाँ से हमको केवल 2 ही लेख मिलते हैं, 8वां और 9वां, है ना। ये जो 8वें और 9वें हैं, ये दो लेख, ये 2 लेख हैं, ये सौपारा महाराष्ट्र से मिलते हैं हमको ना। मतलब सभी से तो मिलते हैं, लेकिन सौपारा महाराष्ट्र से केवल ये 2 लेख ही मिलते हैं, अन्य सारे लेख नहीं मिलते। ये आपको ध्यान में रखना है। सौपारा महाराष्ट्र से केवल 8वां और 9वां लेख ही मिला है, अन्य सारे लेख यहाँ पर हमको नहीं मिले हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये था विद्यार्थियों अशोक के अभिलेखों के बारे में प्रमुख बातें। अशोक पहला शासक था जिसने जो है अभिलेख खुदवाए थे, है ना, और अपनी राजाज्ञाओं को पत्थर पर उत्कीर्ण करवाया था, है ना। अशोक ऐसा पहला शासक था। इसके अलावा जो डॉक्टर भंडारकर थे, डॉक्टर भंडारकर, DR भंडारकर राष्ट्रवादी इतिहासकार माने जाते हैं। डॉक्टर भंडारकर उन्होंने अशोक के अभिलेखों के आधार पर ही, और जो है अशोक का अभिलेख, सॉरी, अशोक का जो इतिहास है वो लिखने का प्रयास किया था, है ना। किसने, डॉक्टर भंडारकर ने, है ना। इसके अलावा अशोक के अभिलेखों पर डॉक्टर कनिंघम ने भी और अपनी लेखनी चलाई थी। ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो ये प्रमुख प्रमुख बातें थी, इनको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। और फिर समय रहा तो आगे की बात करेंगे, वरना आगे की बात जो है हम अगली क्लास में करने वाले हैं। 14 अभिलेखों में 14 पंक्तियाँ कौन कौन सी थी, प्रत्येक अभिलेख की हम बात करेंगे ना, बढ़िया तरीके से बात करेंगे, क्योंकि यहाँ से जो है अक्सर सवाल हमारे एग्ज़ाम में देखने को मिल जाते हैं, इसलिए हम बढ़िया तरीके से बात करने वाले हैं, ठीक है। तो विद्यार्थियों मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप इसमें मुझे जो समझाना था ना वो आप समझ गए होंगे, ठीक है। मैं इसको मिटाकर और अब हम एक एक बात यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। अशोक पहला शासक था अभिलेख लिखवाने वाला, वो बात मैं पहले भी लिखा चुका हूँ शायद, एक बार फिर मैं लिखा देता हूँ।
कि अशोक पहला शासक था जिसने अपनी राजाज्ञाएं अभिलेख रूप में लिखवाई। अभिलेख रूप में लिखवाई, ठीक है, लिखवाई, ठीक है। इसने 14 लेख लिखवाए जो एक ही पत्थर पर लिखे गए, जो सभी एक ही पत्थर पर लिखे गए थे, है ना। इसने 14 बृहद शिलालेख, 14 बृहद शिलालेख, 14 बृहद शिलालेख लिखवाए जो कि सभी एक ही पत्थर पर उत्कीर्ण करवाए, है ना। एक ही पत्थर पर उत्कीर्ण करवाए थे सभी 14 बृहद शिलालेख, ठीक है। लेकिन ऐसे पत्थर हमको 10 स्थानों से मिले हैं, यानी कि प्रत्येक स्थान पर, प्रत्येक जो 10 स्थान है उन पर वो बातें, 14 बातें सेम मिली हैं। मतलब हम मान लो किसी पन्ने की फोटोकॉपी करवाएंगे, एक पन्ने की 9 फोटोकॉपी करवा दी, तो उन जो अब हमारे पास मूल कितनी प्रतियां हो गई, 10 प्रतियां हो गई, 10 प्रतियों में सेम वही बात लिखी होगी। सीधी सी बात है, आप समझ रहे होंगे, है ना। तो यहाँ पे हमको मैं यही समझाना चाह रहा हूँ कि 14 बृहद शिलालेख हैं जो एक पत्थर पर उत्कीर्ण करवाया, है ना, और ऐसे पत्थर 10 स्थानों से हमको मिले हैं, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। सभी में समान बातें हैं, लेकिन कहीं से कुछ छूट गया, कहीं से कुछ छूट गया, बस ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। उत्कीर्ण करवाए ऐसे पत्थर या शिला, ऐसे पत्थर हमें कुल 10 स्थानों से मिली हैं। ऐसे पत्थर हमें कुल 10 स्थानों से मिली हैं, ठीक है। अब ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये 10 स्थान कौन कौन से हैं, प्रत्येक स्थान की जानकारी मैं दूंगा, और वहाँ से हमको किसने खोजा था ये भी मैं बताऊंगा, है ना। सारी चीज़ हम बताएंगे, ठीक है। और मैं बात करूं आगे गिरनार अभिलेख की, है ना। गिरनार लेख में ये 14 शिलालेख, ये 14 शिलालेख सुरक्षित रूप से मिले हैं, सुरक्षित रूप में मिले हैं, है ना, सुरक्षित रूप में मिले हैं। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। गिरनार से 14 शिलालेख सुरक्षित रूप में हमको मिले हैं। इसको टॉड ने खोजा था, ये सारी बात हम बाद में मैप करवाऊंगा। 1822 में खोजा गया था टॉड के द्वारा। गिरनार गुजरात में पड़ता है। सारी बातें हम करेंगे आगे, है ना। एक टेबल बनाऊंगा, उसमें आपको बढ़िया से समझाऊंगा, ठीक है। इसके अलावा जो मैं है धौली व जौगड़ की बात लिख देता हूँ। धौली व जौगड़ ये दोनों ही पुरी उड़ीसा में पड़ती हैं, पुरी व गंजाम जिले में ना। धौली पुरी में, जौगड़ गंजाम जिले में, वर्तमान के पुरी और गंजाम में ना। धौली व जौगड़ से प्राप्त लेख में 11 से 13वां लेख या पंक्ति, लेख कहें या पंक्ति कहें एक ही बात है ना। पंक्ति या नहीं मिली हैं, है ना। धौली व जौगड़ से प्राप्त लेखों में 11 से लेकर 13वां लेख या पंक्तियां नहीं मिली हैं। उनके स्थान पर 2 लेख मिले हैं। उनके स्थान पर 2 लेख मिले हैं। उनके स्थान पर 2 लेख मिले हैं जिन्हें
जिन्हें कलिंग कलिंग प्रज्ञप्ति कहा जाता है, कहा गया है, कलिंग प्रज्ञप्ति कहा गया है। ठीक है, इन्हें कलिंग प्रज्ञप्ति कहा गया है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, ये बात हो गई यहाँ पे धौली व जौगड़ की। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ सौपारा महाराष्ट्र की, वहाँ से हमको 8वीं व 9वीं पंक्ति ही मिली है। ठीक है, मैं रेड कलर के पेन का इस्तेमाल कर लेता हूँ यहाँ पे। सौपारा, सौपारा MH महाराष्ट्र ना। सौपारा से हमें केवल 8वीं व 9वीं पंक्ति, 8वीं व 9वीं पंक्ति ही मिली है, 8वीं व 9वीं पंक्ति ही मिली है। ठीक है, यहाँ से कलिंग प्रज्ञप्ति के कुछ लेख भी मिले हैं, है ना। यहाँ से कलिंग प्रज्ञप्ति के कुछ लेख, यहाँ से कलिंग प्रज्ञप्ति के कुछ लेख भी मिले हैं। ठीक है, यहाँ से कलिंग प्रज्ञप्ति के कुछ लेख भी मिले हैं सौपारा से, ये भी बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। ठीक है, सौपारा और जो है गिरनार की बात कर ली, धौली व जौगड़ की बात कर ली। इसके अलावा हमको विद्यार्थियों कांधार और एक स्थान है सन्नति, कंधार व सन्नति, वहाँ से 12 व 13वां जो लेख है वो ही मिला है ना, कांधार और सन्नति से। ठीक है, कांधार और सन्नति, कांधार जो पड़ता है हमारे मतलब भारत से बाहर पड़ता है, आपको पता ही होगा, काबुल कांधार है ना अफगानिस्तान में, और सन्नति हमारे दक्षिण भारत में पड़ता है ना। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, वो भी बात मैं यहाँ पे जो है एक और एरो देकर लिख देता हूँ। कांधार या कंधार व सन्नति से हमें कांधार व सन्नति से हमें 12वीं व 13वीं पंक्तियाँ ही मिली हैं, 12वीं व 13वीं पंक्तियाँ ही मिली हैं, ये बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो विद्यार्थियों एक बेसिक परिचय अशोक के बृहद शिलालेख के बारे में मैंने आपको करवाया। अब मैं अगली क्लास में आपको जो है अशोक के जो बृहद शिलालेख हैं 14, उन 14 बातों को मैं लिखाऊंगा ना। जैसे मैंने यहाँ पे आकृति बनाई एक, और उसमें 14 जो टिक किए, उनमें जैसे पहला टिक किया तो उसमें क्या लिखा गया, दूसरा टिक किया तो उसमें क्या लिखा गया, वो सारी बातें करवाऊंगा। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँ, अशोक के अभिलेखों का लेखक कौन था, इसके बारे में एक नाम मिलता है चापड़ या कापड़, है ना। और जो है जो 2-3 अभिलेख मिलते हैं, 3 अभिलेख मिलते हैं, जिसमें एक नाम तो हमको मिलता है ब्रह्मगिरी का लेख, एक मिलता है जटिंग रामेश्वर, और एक मिलता है जो है सिद्धेश्वर लेख। इन 3 लेखों में हमको चापड़ या कापड़ का नाम मिलता है ना, तो वो बात भी मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा। अशोक के अभिलेखों का लेखक का नाम निम्न लेखों में मिलता है, निम्न लेखों में मिलता है ना। कौन कौन से लेखों में मिलता है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ब्रह्मगिरी लेख, है ना, ब्रह्मगिरी लेख एक, दूसरा है जटिंग रामेश्वर लेख, और तीसरा है हमारा सिद्धेश्वर लेख। ठीक है, इन तीनों लेखों में
अशोक के अभिलेखों का लेखक, लेखक का नाम तो मैंने लिखा ही नहीं, चापड़ या कापड़ है ना, चापड़, चापड़ या कापड़, ठीक है। चापड़ या कापड़ का नाम जो मिलता है वो इन तीनों लेखों से मिलता है, ब्रह्मगिरी लेख, जटिंग रामेश्वर लेख और सिद्धेश्वर लेख से मिलता है, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लें विद्यार्थियों, ठीक है, ले लिया होगा। अब यहाँ से आगे का जो इतिहास है, मतलब वो 14 अभिलेखों को पढ़ेंगे और उन 10 स्थानों को पढ़ेंगे जहाँ से वो 14 अभिलेख हमको मिले हैं, ठीक है। संभव रहा तो कल की क्लास में हम वृहद शिलालेखों को पूरा पढ़ लेंगे, फिर अगली क्लास में हम लघु शिलालेखों को पढ़ लेंगे और साथ में ही हम तुलना भी कर लेंगे कि वृहद शिलालेख और लघु शिलालेख में अंतर क्या है, ठीक है। इसके साथ हमारे जो वृहद शिलालेख हैं वो पूरे हो जाएंगे, फिर हम आएंगे वृहद स्तंभलेख और फिर लघु स्तंभलेख, ठीक है। इसके साथ ही हमारे अशोक के अभिलेख पूरे हो जाएंगे, फिर मौर्य काल का एक टॉपिक और बचेगा जिसका नाम रहेगा मौर्यकालीन सामाजिक जीवन, ठीक है। आप भी कहोगे सर कितना लंबा हो गया, विद्यार्थियों लंबा हो गया लेकिन मजा आएगा, आपको सवाल बाहर नहीं जाएगा, इतना आप ध्यान रखना। इस लेवल से हमने पढ़ा है, एक एक महीना हमको मौर्य काल में हो गया, आप अंदाजा लगा सकते हैं। अभी ये शायद मुझे लगता है 23वीं क्लास है, तो लगभग एक क्लास 1 घंटे की है, तो 23 घंटे की क्लास हो गई और अभी 5-7 क्लासें और आएंगी, मुझे लगता है 30 घंटे मौर्यकाल आराम से ले जाएगा, ठीक है। तो विद्यार्थियों अच्छे रहिए, मस्त रहिए और लगातार पढ़ते रहिए।